हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन चैप्टर 1। ये इसकी क्लास 1 है। और मैं आपको बता दूं, हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाएंगे जैसा आपका जुलाई में होने वाले एग्जाम का पैटर्न आया है, और चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर 1 में मैक्स टू मैक्स जितने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उतने, फिर चैप्टर 2 में, फिर चैप्टर 3 में। और हमारी प्लानिंग ये है कि 30 जून तक आपका सिलेबस हम इतना करा दें कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, हम अब एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, CMAED, स्टील्स की ड्राइंग, इन सब का भी हम वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। CMAED का एक वीडियो मैंने डाल दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सचिन सर शुरू कर रहे हैं, तो आप उसको भी देख के ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा लें। आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं, इसीलिए जब कोई नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। सो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। चलते हैं वीडियो पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज़ यूजुअली। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 6 mm, 12 mm, 25 mm, 40 mm। अब देखिए, जो हम मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक मानते हैं 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, और जब इस पर हम प्लास्टर लगा देते हैं तो ये हमारा साइज़ हो जाता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। तो जो हम 1 सेंटीमीटर हमारा बढ़ जाता है वो थिकनेस ऑफ प्लास्टर होता है। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ प्लास्टर जनरली 1 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं इसलिए हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। वैसे उसका प्रोविज़न 12 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पर जो 12 सेंटीमीटर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, वो इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर बहुत कम हो जाएगा, 25 और 40 ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो एक कॉमन सेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, 12 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं वीडियो के अगले क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑफ साइज, थोड़ा सा बड़ा है, साइज में छोटा कर दूँ मैं। देखिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑफ साइज 20 × 10 × 10 रिक्वायर्ड फॉर 100 क्यूबिक मीटर ऑफ मेसनरी वॉल। जितने मेरे स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल ही परेशान ना हो। मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूंगा, और अच्छे क्वेश्चंस लाने की वजह से मैं इसको हिंदी में इंग्लिश में लाया हूँ। आपको एक्सप्लेनेशन मैं पूरा हिंदी में करूँगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुने। नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड फॉर 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर 20 × 10 × 10 रिक्वायर्ड फॉर 100 क्यूबिक मीटर ऑफ मेसनरी वॉल। ठीक है, तो आपको जो वॉल दिया है वो 100 क्यूबिक मीटर का दिया है। ठीक, और जो आपको ब्रिक साइज दिया है वो 20 × 10 × 10 दिया है। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो ये 0.20 आ जाएगा, इंटू 0.10 आ जाएगा, और इंटू 0.10 एक और आ जाएगा। ठीक है, ये 3 डायमेंशन बन जाएगी। इसको अलग से लिख के दिखा दे रहा हूँ। कुल मिला के आपको बस इसमें क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। ठीक है, 100 क्यूबिक मीटर की वॉल में इस डायमेंशन की कितनी ब्रिक्स आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, बस ये डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके उसकी जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 50,000। ठीक, तो बस इसकी ब्रिक को मीटर में चेंज करिए, मीटर को 100 क्यूबिक मीटर से डिवाइड करिए, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगी इस वॉल के अंदर कितनी लगने वाली है। ठीक है, चलते हैं वीडियो के अगले क्वेश्चन पे। द यूजफुल पार्ट ऑफ लिवेबल एरिया ऑफ बिल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, मैं इससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो बिल्डिंग का लिवेबल एरिया होता है उसी को कहते हैं कारपेट एरिया। ठीक है, पर इसमें एक चीज़ और आती है, बिल्टअप एरिया। कभी कभी आप इसको सुपर बिल्टअप एरिया भी देखोगे। ठीक है, ये जो बिल्टअप एरिया क्या होता है ना, बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कारपेट एरिया के अंदर जितना भी आपके रूम्स होते हैं, जहाँ पर आप जनरली समझो आप कारपेट डाल सकते हो, वो सारा कारपेट एरिया कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर बेडरूम आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हॉल आ जाएगा, इसके अंदर ड्राइंग रूम आ जाएगा, इसके अंदर किचन आ जाएगा, इसके अंदर जितने भी ऐसे एरिया जहाँ पर आप कारपेट डाल सकते हो, जो घर का इंटीरियर पोर्शन है, वॉल्स की थिकनेस को छोड़कर जिसके अंदर आप रहते हैं, वो सारा कारपेट एरिया कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी एक्सटीरियर बच जाता है, जिसमें पोर्च आ जाता है, सीढ़ी आ जाती है, अगर सीढ़ी बाहर से है तो सीढ़ी आ जाती है, टेरेस आ जाती है, ओपन वरांडा आ जाता है, वो सब चीज़ आप मिला लेते हैं तो वो बन जाता है बिल्टअप एरिया। ठीक है, तो हम बिल्टअप एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं लिवेबल एरिया। लिवेबल एरिया मतलब घर के अंदर रहेंगे, घर के अंदर का एरिया मतलब कहलाएगा कारपेट एरिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, सर्कुलेशन एरिया मतलब जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। तो सर्कुलेशन एरिया में क्या आता है, लॉबी आती है, सीढ़ियाँ आती हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में सीढ़ियाँ आती हैं, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में लॉबी आती है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में सीढ़ियाँ आती हैं। ठीक है, और प्लेन एरिया से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कारपेट एरिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कंक्रीट वर्क इन आरसीसी। कंक्रीट वर्क की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी, क्यूबिक मीटर।
आपने पढ़ा होगा एक बॉक्स होता है, उसमें हम कंक्रीट को भर के पर बॉक्स के हिसाब से यूनिट निकालते हैं। तो कंक्रीट की जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट होती है वो होती है, कंक्रीट को जो मापा जाता है वो क्यूबिक मीटर में मापा जाता है, ठीक है, मीटर क्यूब में या घन मीटर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैपेसिटी ऑफ फ्लशिंग सिस्टम। फ्लशिंग सिस्टम क्या होता है, जो आपके वॉशरूम में जो सिस्टम लगा होता है उसकी कैपेसिटी जनरली कितनी होती है, ठीक। तो उसके वैल्यू याद रख लें 12 to 15 लीटर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन लाइट फैन प्लग पॉइंट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो एक चीज़ याद कर लें, जो इस टाइप की जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम मापते हैं पॉइंट्स में। पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे आपका एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट हो गया वॉल के ऊपर, वो एक पॉइंट हो गया, कहीं बल्ब का होल्डर हुआ दूसरा पॉइंट हो गया, फैन का लगा वो तीसरा पॉइंट हो गया, कहीं एक और सॉकेट लगा वो चौथा पॉइंट हो गया। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से इनकी यूनिट कैलकुलेशन की जाती है, ये होते हैं पॉइंट्स, ठीक है। जहाँ जहाँ पर आप एक बोर्ड लगाते हैं या किसी प्रकार का आउटलेट देते हैं उस सबको हम कहते हैं पॉइंट्स, और उन्हीं के आधार पर कैलकुलेशन होती है इलेक्ट्रिक वायरिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन लाइट फैन प्लग की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन प्रिपेयरिंग सीमेंट कंक्रीट बाय वॉल्यूम द साइज, वॉल्यूम ऑफ साइज ऑफ वुडन बॉक्स यूज टू मेजर सैंड एग्रीगेट। आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, हम एक बॉक्स का यूज़ करते हैं एक बैच को कंक्रीट के निकालने के लिए, ठीक है। तो वो जो बैचिंग का प्रोसेस होता है उसमें जब वॉल्यूम से हम नापते हैं तो जो हमारा डायमेंशन होता है उस बॉक्स का वो होता है 35 × 25 × 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.035 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम होता है एक का, ठीक। तो ये है वुडन बॉक्स जिसकी डायमेंशन है 35 × 25 × 40, ऑप्शन होगा इसका पहला सही, ऑप्शन नंबर ए। आप इस वैल्यू को याद कर लें, ठीक है। और इन क्वेश्चन को कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, अदरवाइज आप इसको भूल जाएंगे, एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में दिक्कत बहुत होगी आपको, ठीक है। आज हम करा रहे हैं चैप्टर 1 एस्टिमेशन का, कल मैं इसका चैप्टर 2 स्टार्ट करूँगा। तो अगला क्वेश्चन है, वाइल एस्टिमेटिंग ऑफ प्लास्टरिंग यूजुअली नो डिडक्शन इज मेड फॉर। जब आप प्लास्टरिंग करते हैं वॉल की तो जो प्लास्टरिंग होती है, प्लास्टरिंग में किस चीज़ का डिडक्शन नहीं लिया जाता है, एंड ऑफ बीम्स, स्मॉल ओपनिंग, एंड ऑफ राफ्टर्स या ऑल ऑफ द अबव। देखिए मैं इसमें पहले क्लियर कर दूं आंसर बताने से पहले, जो बीम्स का एंड होता है उसकी प्लास्टरिंग को डिडक्शन में कवर नहीं किया जाता है, सही है ये। दूसरा स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर, इसको भी कवर नहीं किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है एंड ऑफ राफ्टर, राफ्टर्स क्या होते हैं, राफ्टर्स आपके मेंबर्स होते हैं जो आपकी छतों में लगते हैं, जिस पर आप पूरे जो डेक होता है उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके एंड्स पर भी जो लगते हैं उनको भी सपोर्ट में कोई डिडक्शन नहीं दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये तीनों आंसर सही हैं कि डिडक्शन किसका नहीं किया जाता, किसी, ठीक है। तो डिडक्शन तीनों में से किसी का नहीं किया जाता, इसीलिए आपका आंसर सही होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों हो सकता है एक साथ ना भी आएँ, तो आप अलग अलग याद कर लें कि अगर 0.5 स्क्वायर मीटर से कम है तब भी ओपनिंग के लिए आप डिडक्शन नहीं देंगे, याद रखें। बीम्स के एंड की बात है तब भी आप डिडक्शन नहीं देंगे, और राफ्टर की बात है तब भी आप डिडक्शन नहीं देंगे। तीनों अलग अलग भी आ जाएँ तो भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पर आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ फिक्सिंग ऑफ ग्लास पेन, ठीक है। जो ग्लास का पेन होता है, ग्लास का जो पैनल होता है वो दरवाजे या खिड़कियों पे जो लगता है, उसकी यूनिट ऑफ पेमेंट या उसका पैसा किस यूनिट में दिया जाता है, उसको मापा कैसे जाता है, तो उसकी मापने की यूनिट होती है नंबर, ठीक है। संख्याओं में नापा जाता है, कितनी संख्या ग्लास लगे उसी हिसाब से उसका पेमेंट किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जनरली द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पार्टीशन वॉल, ठीक है। पार्टीशन वॉल आप जानते हैं जो पर्दा दीवारें होती हैं, ये वॉल किसी प्रकार का लोड बियर नहीं करती हैं, इन पे कोई लोड नहीं आता, ये सिर्फ पार्टीशन करती हैं एक जगह से दूसरी जगह को, ठीक है। अब क्योंकि कोई लोड बियरिंग नहीं होता इसलिए इसको ज़्यादा मोटा नहीं बनाया जाता है, इस वॉल को एक जनरल साइज़ का बनाया 10 सेंटीमीटर तक बना दिया जाता है, एक खड़ी ईंटों की दीवार बना दी जाती है बस, ठीक है। तो इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो होती है स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसको याद कर लें, पार्टीशन वॉल की स्क्वायर मीटर होती है, बाकी की क्यूबिक मीटर होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग, द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट्स फॉर, ठीक है। जो बिल्डिंग टोटल बनी है उस बिल्डिंग में जितनी भी इलेक्ट्रिक वायरिंग लगी है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रिफिकेशन की कॉस्ट टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट से क्या रेशियो होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये मैं आपको ऐसे सीधे इसकी वैल्यू बता दूं, आप याद कर लें। इसकी वैल्यू होती है 8%, ठीक है। टोटल कॉस्ट का 8% जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉस्ट मान के ही हम एस्टिमेट निकालते हैं। तो 8% डिवाइडेड बाई 100 0.08, इसका आंसर सही होगा थर्ड आंसर, ठीक है, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थ वर्क इन फाउंडेशन ट्रेंचेस ड्रेन्स स्पेसिफिक लीड इज, देखिए आप यहाँ पर एक टर्म देख रहे हैं लीड, इसको समझ लीजिए। आगे एक टर्म आएगी लिफ्ट, लीड एंड लिफ्ट, इन दोनों चीज़ों पे ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो
जो ट्रेंच होती है, जो खाई खोदी जाती है फाउंडेशन के लिए या नींव के लिए, उसमें जो अर्थ वर्क जो होता है उसके जो लीड होती है, उसकी लीड से मतलब होता है, जैसे मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेंच यहाँ खोदी जा रही है, ठीक है, यहाँ पे आपका काम चल रहा है, तो इस पॉइंट से इसका जो रेडियस होता है ना, उस रेडियस तक, कितने रेडियस तक ये मिट्टी जो इसमें से निकल रही है, इसको फेंकने पर अलग से कोई पैसा ना देना पड़े और वो इंक्लूडेड हो लेबर की कॉस्ट में, उसको कहते हैं लीड। जब उससे बाहर फेंकना पड़ता है तो वो लीड के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। तो वो जो लीड का वैल्यू है वो है 30 मीटर। मतलब अगर इस सेंटर पॉइंट से 30 मीटर की दूरी तक अगर कोई लेबर मिट्टी फेंकने जा रहा है तो वो उसकी लीड उसकी मजदूरी में ही जुड़ेगी और उसको अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसे कहते हैं लीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिफ्ट का क्वेश्चन आ गया। इन स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थ वर्क इन फाउंडेशन ट्रेंचेस ड्रेन्स स्पेसिफाइड लिफ्ट इज। ठीक है, लिफ्ट मतलब आपने कोई गड्ढा खोदा तो गड्ढे में कितने नीचे से लेके ऊपर तक कितनी मिट्टी आप उठा रहे हैं, वो डिस्टेंस क्या होगी जहाँ तक आपको अलग से पैसा ना देना पड़े, वो होता है लिफ्ट। ठीक है, तो लिफ्ट की वैल्यू होती है 1.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मतलब 1.5 मीटर नीचे से अगर लेबर ऊपर उठाएगा मिट्टी तो उतने तक आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना है। उसके बाद प्रत्येक 1 मीटर के लिए हर बार उसको लिफ्ट का अलग से पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो 1.5 मीटर तक की खुदाई उसकी मजदूरी में इंक्लूडेड होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएटिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है, जो उसकी कीमत, जो एक लगभग आकलन का मूल्य होता है, वो कैसे निकाला जाता है। तो आप जानते हैं वो एस्टीमेट से निकाला जाता है। एस्टीमेट कोई रफ कॉस्ट भी, एक एस्टीमेट ही रफ कॉस्ट होती है जो आप स्टार्टिंग में निकालते हैं। जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है वो रफ कॉस्ट होती है। तो पर इसका ज़्यादा टेक्निकल वर्ड सही एस्टीमेट है, तो इसका आंसर होगा एस्टीमेट। एक्चुअल कॉस्ट डिटेल एस्टीमेट में निकलती है और वर्केबल कॉस्ट से यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हुआ ए, यानी कि एस्टीमेट। ठीक है, आगे चलते हैं। इन एनालिसिस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन एट द रेट ऑफ। मतलब अगर कोई रेट कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, जो टोटल जो आप कोई काम करवा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट फिक्स होता है 10%। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पर आएगा 0.01। ठीक है, सॉरी 0.1। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 0.1 या फिर 10%। ठीक है, आगे चलते हैं। इन अ डिटेल्ड एस्टिमेट द प्रोविजन ऑफ कंटिजेंसीज। ठीक है, कंटिजेंसीज क्या होते हैं, कंटिजेंसीज होती हैं आकस्मिक किसी प्रकार का खर्चा अगर आ जाए तो उसको कहते हैं हम लोग कंटिजेंसीज। ठीक है, तो कंटिजेंसीज के खर्चे क्या होते हैं, जैसे आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, ठीक है, एस्टिमेट निकाल लिया, मान लीजिए वो टाइम से लंबा खिंच गया, तो तब तक चीज़ों की कीमत बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा कोई आकस्मिक खर्चा आ गया, किसी चीज़ का रेट बढ़ गया, कोई प्लानिंग में कुछ चेंज आ गया, किसी नई स्ट्रक्चर में कोई नई चीज़ जोड़ने की बात आ गई, तो ये सब कंटिजेंसीज है। कुछ कोई डिज़ास्टर हो गया, कोई खतरा हो गया, तो इन सब चीज़ों के खर्चों को जोड़ने के लिए अलग से हमें कीमत को एस्टिमेट में जोड़ के चलते हैं, जिसको हम कहते हैं कंटिजेंसीज या आकस्मिक खर्चे। तो इसकी वैल्यू होती है 3 से 5%। मतलब टोटल एस्टिमेट का 3 से 5% आप बढ़ा के चलेंगे, उसको हम ऐड करेंगे कंटिजेंसीज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट एक्यूरेट। ठीक है, अब देखिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट से कोई मतलब नहीं, ये लीस्ट एक्यूरेट नहीं होता। लीस्ट एक्यूरेट होता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ठीक है, डिटेल्ड एस्टिमेट मोस्ट एक्यूरेट होता है। रिवाइज्ड एस्टिमेट तब बनता है जब आपका जो एस्टिमेट बना है उसकी वैल्यू अगर एक्चुअल एस्टिमेट की प्राइस उससे ज़्यादा निकल रही है तो रिवाइज एस्टिमेट बनता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट भी एडिशनल कॉस्ट के लिए बनता है, पर प्लिंथ एरिया एस्टिमेट एक रफ एस्टिमेट होता है जो कि तब बनता है जब इनिशियली आप किसी प्लान की जब शुरुआती स्टेज में जब आप उसकी एक रफ कीमत निकालते हो तब हम प्लिंथ एरिया एस्टिमेट बनाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट होगा वो कौन सा होगा, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। अगर यही पूछता मोस्ट एक्यूरेट तो उस केस में आपका डिटेल्ड एस्टिमेट होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर रेक्टेंगुलर ओपनिंग डिडक्शंस आर मेड एज। अगर कोई रेक्टेंगुलर ओपन एरिया है तो डिडक्शंस कैसे ली जाएंगी। ठीक है, तो डिडक्शंस ली जाएंगी इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, तो ऑप्शन इसका सही होगा ए, बाकी नीचे वाले सब गलत हैं। ठीक, आगे देखें। वाइल एस्टिमेटिंग ऑफ लिंटल्स ओवर ओपनिंग, इसके ऑप्शंस मैं पूरे ले आ रहा हूँ स्क्रीन में। देखिए आगे। While estimating for lintels over opening, if dimensions of bearing is not given, the bearing is usually taken as equal to। देखिए bearing होता क्या है, bearing असल में जो होता है bearing होता है चढ़ाव। ठीक है, आपका मान लीजिए कॉलम है तो इस कॉलम के ऊपर जो बीम रखी है वो उस बीम उसके ऊपर कितने ऊपर तक चढ़ी हुई है वही होता है bearing। आपने पढ़ा होगा क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन इसके अंदर से अंदर तक दूरी होती है,
इफेक्टिव स्पैन इसके सेंटर से सेंटर तक दूरी होती है। तो जो इफेक्टिव स्पैन है उसका मतलब क्या है, क्लियर स्पैन से कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो वो जो एक्स्ट्रा लेंथ जो कॉलम के ऊपर चढ़ी रहती है या वॉल के ऊपर चढ़ी रहती है उसी को कहते हैं बियरिंग, ठीक है, चढ़ाव। तो बियरिंग यूजुअली कितना लिया जाता है एज़ पर IS कोड। IS कोड में बियरिंग की वैल्यू दे रखी है, तो वो बियरिंग की वैल्यू कितनी रहती है अगर हमें ना दे रखा हो डिटेल एस्टिमेट में। तो अगर कुछ ना दे रखा हो तो हम क्या मानेंगे, हम मानते हैं थिकनेस ऑफ लिंटल विद अ मिनिमम ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम 12 सेंटीमीटर तो रहेगा ही। मान लीजिए आपका लिंटल की थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उस केस में भी आप मिनिमम 12 सेंटीमीटर तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके लिंटल की जो थिकनेस है वो 14 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर है, तो उस केस में आप 14 या 16 जो मैक्सिमम होगा वो चढ़ाएंगे। मतलब लोएस्ट 12 से कम चढ़ाव नहीं देंगे और उससे ज़्यादा ही चढ़ाव देंगे। अगर आपकी लिंटल की थिकनेस उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा का चढ़ाव देंगे। तो इसके सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, यानी कि थिकनेस ऑफ लिंटल विद अ मिनिमम ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वैल्यू को याद कर लें, ये आपके आगे भी काम आएगी। आगे चलते हैं। नो डिडक्शन इज़ मेड फॉर ओपनिंग अप टू, कितनी ओपनिंग्स के लिए कोई डिडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी एक प्रोविज़न बना हुआ है जिसमें अगर आप 0.1 स्क्वायर मीटर अगर आपकी ओपनिंग है तो इसके लिए आपको किसी प्रकार के डिडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये नो डिडक्शन में आता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को याद कर लें कि अगर 0.1 स्क्वायर मीटर होगा तो आपको कोई डिडक्शन नहीं देना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्टील वर्क इन ट्रसेस एंड इट्स पार्ट, ठीक है। अब स्टील ट्रसेस जो बीम्स में यूज़ होती हैं उनको किस यूनिट में मेज़र किया जाता है, उनको मापा किस यूनिट में जाता है ट्रसेस को, ठीक है। तो उनको नापा जाता है क्विंटल में। सेंटीमीटर, नंबर्स, किलोग्राम ये तीनों गलत हैं, ठीक है। उसको मापा जाता है क्विंटल्स में, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाइट ऑफ राइजर फॉर ईच स्टेप इन बिल्डिंग, देखिए राइजर क्या होता है, जो आपकी बिल्डिंग होती है उसमें जो सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। मैं इसमें कलर चेंज करके भी आपको अलग से भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये होते हैं राइज़र, ठीक है। जो ऊपर चढ़ने का होता है वो होता है राइज़र, ठीक। तो राइज़र की जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है किसी बिल्डिंग के अंदर वो क्या होती है, तो इसको आप याद कर लें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टैंडर्ड जो होता है इसका 15 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, ये होता है राइज़र, ठीक है। इस वाले को कहते हैं ट्रेड। जो दूसरा वाला हिस्सा बचा, ये वाला जो बचा, इसको कहते हैं ट्रेड, ठीक है। और ग्रीन वाले हैं राइज़र। अभी ट्रेड का भी क्वेश्चन आएगा। ये राइज़र आप वैल्यू याद कर लें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलें। जनरल विड्थ ऑफ ट्रेड इन स्टेयर केस ऑफ बिल्डिंग, आगे देखिए ट्रेड का। तो ट्रेड का मैंने बताया था ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है ट्रेड, ठीक है, जिस पे आप पैर रखते हैं। तो जनरल डायमेंशन जो स्टेयर केस में ट्रेड की होती है वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर आपकी स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है ट्रेड की, जो इसकी चौड़ाई रखती है जिसपे हम पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक। तो आप समझ गए राइज़र और ट्रेड। राइज़र की आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ट्रेड की आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ DPC, जो डैम प्रूफ कोर्स होता है उसकी हम यूनिट किस में मेजर करते हैं, उसकी मेजरमेंट मापन किस में होता है, तो उसका मापन होता है स्क्वायर मीटर में, ठीक है। आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डोर विंडो, जो डोर विंडो होता है। अब इसके दो क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये जो 25 क्वेश्चन, पहले मैं 25 बताया था, फिर 26 दिखाऊंगा तो आपको लगेगा मैं बात जो कह रहा हूँ दोनों क्वेश्चन सेम ही तो हैं, पर ये दोनों सेम नहीं है। देखिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डोर विंडो एंड अदर वुडन पैनल एंड लीव्स इज, तो अगर आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट में डोर विंडो के लीव्स की बात करें, लीव्स का मतलब होता है जो पल्ले, ठीक है। पैनल है, लीव्स है, इस टाइप के वर्ड्स हैं। तो मतलब जो उसके पल्ले होते हैं ना, जो वुडन का पैनल जो खुलता बंद होता है, अगर हम उसकी बात करें सिर्फ, तब हमारी यूनिट होगी स्क्वायर मीटर, ठीक है। पर वहीं सेम क्वेश्चन अगर आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट डोर विंडो के फ्रेम्स का होगा, ठीक है, अगर आप इसके फ्रेम्स की बात करेंगे मेजरमेंट की डोर विंडो के, जो चारों तरफ की चौखट होती है, ठीक, तब हम यूनिट करेंगे क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और बचेंगे तो मैं उसको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। आप इस वीडियो के अलावा और वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने ड्राइंग की डिटेल वीडियोस और भी बना रखी हैं, आप उनको भी देख। तो फ्रेंड्स, ये हो गया चैप्टर 1 एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, जिसमें मैंने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 से रिलेटेड मैंने आपको सारे बता दिए। ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज आपको इसमें आगे के चैप्टर्स के लिए बताऊंगा और एक एक करके मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 जून तक मैं आपको इसका पूरा सारे चैप्टर्स का सिंगल करके मैं इसका आपका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की भी ऑब्जेक्टिव अब स्टार्ट हो रही है, क्योंकि थोड़ा डाटा कलेक्शन में टाइम लगा हमें, क्योंकि आपको बेस्ट
बेस्ट मटेरियल देने के लिए सारे टीचर्स ने डाटा ढूंढा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आपको रेगुलर सारी PDF ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी मिलेंगी, इसके अलावा वीडियोस भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा लें, अदरवाइज़ आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू।